नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो पेपर है 6 फरवरी 2023 में CBT मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक कीजिए और आंसर कीजिएगा कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन यानी कि जो दिक्ट स्थान की समझ होती है विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है, ये बताना है आपको। ठीक है, त्रिविम विवेचन यानी कि थ्री डायमेंशनल जो को आपको समझाना है, तो वो कैसे समझाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। चौपर आकृतियों की पहचान करना, तो यहाँ पे जो है त्रिविम विवेचन जो है आपका चौपर जो होता है वो त्रिविमीय होता है और आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना, यहाँ पे दंड दिया गलत हो जाएगा। ठीक है, या एक संख्या चार्ट के नमूने को पहचानना, तो संख्या चार्ट के नमूने को आप पहचान कर त्रिविमीय विवेचन की समझ की विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और सुडोकी पहेली को हल करके, तो पहेली के जब आप हल करवाइएगा बच्चों से, तो उसमें जो है त्रिविम विवेचन का समझ जो है विकसित नहीं हो पाएगा। त्रिविम विवेचन की समझ विकसित करने के लिए आपको चौपर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निगेटिव खोजना है आपको कि गणित के विषय में क्या महत्व नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़कर आंसर कीजिए कि कौन गलत आपको लग रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, तो ये बात आपका सही कहा। प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 to 5 क्लास का आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाना पड़ेगा आपको मूर्त चीज़ के साथ, और उसमें कल्पना कराना। अगर क्वेश्चन होता है एक कि माना ऐसे वैसे, जो भाषाई क्वेश्चन होता है वो 1 to 5 के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ये बात आपका सही बोला है। ऑप्शन बी है, गणित के विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, तो ये बात भी सही है। 1 to 5 क्लास के गणित में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है विचार को प्रकट करने के लिए एक सही संरचना होता है, जिसके लिए एक विशेष शब्दावली भी होता है। ठीक है, गणित संरचना की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो 1 to 5 के लिए गणित संरचना में जो है तर्क कौशल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे ये आपका गलत बोला, आपको गलत खोजने के लिए बोल रहा था कि कौन सा सेंटेंस गलत है 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन डी भी सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति जो है वो श्रेणीबद्ध होना चाहिए 1 to 5 क्लास के लिए, ये भी आपका सही बोला। यहाँ पे जो गलत बोला है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है उसे खोजिए। कि गणित अगर आप किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं 1 to 5 क्लास के, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, तो गणित पढ़ाने का ये तात्पर्य नहीं हुआ कि आप उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए उसे तैयार करें, ये गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, ये भी आपका गलत है। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का एक भाग बनाना, बिल्कुल सही बात है। जब भी बच्चा के जीवन के बारे में बात करें, बच्चा के जीवन से जुड़कर अगर कोई गतिविधि हो रहा है, ये तो बहुत ही बेटर बात है। ठीक है, और यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण पूछ रहा था, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है कि सबसे बेटर है। यहाँ पे परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, ये भी 1 to 5 के लिए बेटर नहीं है। ओके, यहाँ पे जो सही हुआ ऑप्शन सी आपका सबसे बेटर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यहाँ पे कूट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कौन कौन सही है कौन गलत। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ये बताना है आपको। कौन सा कथन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही होंगे उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, संख्याओं को अत्यंतदर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर के बच्चा को आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, संख्याओं को समझ के लिए अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। संख्याओं को लिखना, अनुक्रम में पढ़ना, ये आपका गलत है। 1 to 5 के लिए संख्याओं को लिखना और अनुक्रम में पढ़ाना ये गलत है। ठीक है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए, तो ये आपका गलत है। गणना से पहले ये सब लिखना नहीं सिखाना है बच्चा को। आपका ए सही है और यहाँ पे देखिए डी सही हो रहा है या गलत। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1 to 5 के लिए संख्याओं में जो अनुक्रम होते हैं उनके असंगति को पहचानने का प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सही जो हो रहा है ए और डी, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए में ए और डी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे निगेटिव खोजना है, कौन सा सही नहीं है 4 ऑप्शन में से ये बताना है आपको। ठीक है, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जाता है। तो यहाँ ये बात जो कहा बिल्कुल सही बात कहा। यहाँ पे अवलोकन और सामान्यीकरण की बात कर रहा है, अवलोकन करना, तो ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वर्ता की ओर महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये बात आपका गलत कहा। 1 to 5 के लिए गणित ज्ञान का सर्जन के लिए आप तर्क और वर्ता को महत्व नहीं देंगे। ठीक है, ये आपका गलत है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये बात भी सही है। गणित जो है कैसा प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें बातचीत जो है सम्मिलित होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है गणितीय ज्ञान की संरचना में सांस्कृतिक और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये बात भी सही है। गणित के ज्ञान में जो है सांस्कृतिक की कोई भूमिका नहीं होती है। संस्कृति से क्या लेना देना गणित में। यहाँ पे कह रहा है भूमिका नहीं है, इसलिए यह सही है। अगर बोलता भूमिका है तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ओके, तो यहाँ पे आपको गलत सेंटेंस देखने को मिला है ऑप्शन बी। ओके, निगेटिव पूछ रहा था, निगेटिव आपको मिल गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग आंसर कीजिए, बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं को अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसका जो योग प्राप्त होगा वह पूर्ण संख्या होगा। तो यह पूर्ण संख्या जो है किस गुण, यह जो गुण है उसका, इसको किस प्रकार से आप उल्लेखित करेंगे ये बताना है आपको। तो इसे आपको याद रखने वाला है, यहाँ पे कोई पेडागोजी काम नहीं करेगा। इसको आप याद रखिए, इसको जो है संवरक गुण कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा, आप भूल सकते हैं इसको। संवरक गुण है जो 2 पूर्ण संख्याओं का योग जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यह जो है किस गुण को दर्शाता है, संवरक गुण को। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे 2 आकृति के बारे में बात कर रहा है, एक समचतुर्भुज और एक आयत। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आकृति हो गए, तो इसको सीधे ले जाइए स्तर 2 में।
ओके, स्तर 2 में दो आकृति की जब भी बात करें तो वो स्तर 2 में इस तरह से ट्रिकली आप याद कर सकते हैं। और इसमें जो है संबंध के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि एक आयत जो है, एक समचतुर्भुज जो है, एक आयत, दोनों है, तो इसमें संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है रोहित। तो यहाँ पे जो है ट्रिकली याद कर सकते हैं। अगर दो ज्यामिति के बारे में बात करें तो स्तर 2 में जाएंगे, और स्तर 2 में क्या है, संबंध है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। यहाँ पे न्यूनतम कहा, यानी कि निगेटिव खोजना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रभाव जो है वो न्यूनतम है, कम पड़ेगा बच्चा पर, ये बताना है। ओके, तो ऑप्शन देखिए, मूल्यांकन के कारण छात्रों में आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तो ये बात तो बिल्कुल सही कहा, मूल्यांकन के कारण जो छात्रों में आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ रहा है उसके तरीकों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। छात्रों को गलत उत्तर के पूरे हल देना, तो यहाँ पे यही गलत बोल दिया कि गलत उत्तर का पूरे हल देंगे तो बेटर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मिलेगा गलत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये भी सही है। मूल्यांकन के परिमाणों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा था, जो न्यूनतम है, न्यूनतम प्रभावी है, कम प्रभावी है, वो है आपका छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, ये बताना है आपको। बच्चा को आप क्या पढ़ा रहे हैं, भिन्न की संकल्पना, यानी कि बट्टा का जोड़ या फिर घटाओ, कुछ भी बट्टा वाला। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये बताइए आप, ठीक है। तो संख्या चार्ट से आप भिन्न नहीं पढ़ाएंगे, संख्या चार्ट से बच्चा नहीं समझ पाएगा भिन्न के बारे में, गिनतारा से भी नहीं समझेगा और ना ही जियो बोर्ड से समझेगा, ठीक है। भिन्न जब पढ़ाइएगा तो यहाँ पे छड़ का प्रयोग करेंगे तो बेटर होगा। और भिन्न के लिए आता है छड़ और कागज़ को मोड़ कर पढ़ाना, ये सब सही जाता है भिन्न की संकल्पना के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इंजीनियर छड़ जो होते हैं भिन्न में उपयुक्त होते हैं, भिन्न को पढ़ाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। संख्या 3 का प्रयोग जो है क्रम सूचक भाव में हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 टीम, तो यहाँ पे गलत है। 3 टीम सदस्य है, ये कहने का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, ये आपका गलत है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों की कई समूह हैं, ये बात बेटर है। 3 के लिए 3 का प्रयोग जो है इस ऑप्शन में बिल्कुल सही रूप से किया गया है कि इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, इससे बात क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या गलती कर रहा है, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, तो यहाँ पे 3 का बात किया है, तीसरी यहाँ पे लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे गलत है। इस घर में 3 कमरे हैं, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्रम सूचक भाव से जहाँ पे प्रयोग हो रहा है ऑप्शन बी आपका बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुद्ध कथन को पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। परिमाण और क्षेत्रफल एक मात्रक समान होता है, तो यहाँ पे जो है ये गलत बोला। परिमाण और क्षेत्रफल जो है एक मात्रक के समान नहीं होता है, एक यूनिट के समान नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी आकृति का जो आकार होता है उसके परिमाप को निर्धारित करता है, ठीक है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका क्षेत्रफल समान होगा उसका परिमाप भी समान होगा, ये सही नहीं है, ठीक है।
ऑप्शन डी कह रहा है यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। ये भी आपका गलत कहा। ऐसा आप क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। किसी दो आकृति का क्षेत्रफल अगर समान है तो उसका परिमाप अलग अलग हो जाएगा, समान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आपका सही है। सही कथन पहचानने के लिए कह रहा था, ऑप्शन बी आपका बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय पाठ्यक्रम के बारे में आपको सही कथन को पहचान करना है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ओके, पढ़िए आप आंसर कौन सा सही हो रहा है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही बोला कि समझ को बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देंगे तो बेटर होगा। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या गलत किया, केवल वाली बात लगा दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सीधा देख कर एक कर देना है। ठीक है, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डालनी चाहिए। तो आप प्राथमिक स्तर पर बीजगणित का नींव नहीं डाल सकते हैं, ये गलत है। भिन्न की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, तो यहाँ पे भी केवल लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सही कथन है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा कथन सही है उसे बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों के सक्षम विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। यहाँ पे गलत कर दिया, अन्य आकृतियों से दूर रखना, तो ये आपका गलत बोल दिया। ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य प्रकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ये बात बिल्कुल बेटर कहा कि बच्चा को आप आकृति के बारे में समझा रहे हैं तो त्रिभुज की आकृति और अन्य आकृति भी प्रस्तुत करिए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहा सबसे पहले त्रिभुज का परिभाषा देनी चाहिए, तो यहाँ पे तो निगमन विधि वाला हो गया कि आप पहले परिभाषा दे रहे हैं तब आप उसके उदाहरण पे आ रहे हैं, तो निगमन विधि जो होता है वो कभी सही नहीं होता है, ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी है संभ्रमित से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पे केवल वाली बात की है, केवल समबाहु त्रिभुज की परिचय देंगे तो और आकृति क्या होगा, वो तो गोल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी गलत बोला। यहाँ पे सबसे बेटर जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका इस गणित पेडागोजी में थोड़ा इधर उधर करके दिया है, तो आइए सीधे हम लोग 59 पे आते हैं। सिर्फ पेडागोजी को करना था तो इधर उधर थोड़ा दे दिया है, थोड़ा परेशानी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। यहाँ पे वांछनीय शब्द देखकर आप क्या करेंगे, गलत ऑप्शन को चूज करने लगेंगे, यानी कि जो निगेटिव कहा गया है उसे चूज करने लगेंगे। तो ऐसा कदापि नहीं करेंगे आप। जब भी क्वेश्चन में वांछनीय बोल रहा है यानी कि आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव ऑप्शन खोजना होगा, सही आंसर खोजना होगा। ठीक है, यहाँ पे वांछनीय कहने का अर्थ जो है वो सही है, इसलिए सही आंसर को खोजिए। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, तो यहाँ पे खुली पुस्तक परीक्षा कह रहा है तो इससे आप नहीं बचिए, बेटर रहेगा। खुला अंत वाला जो प्रश्न होता है वो बहुत ही बेटर होता है, तो यहाँ पे बचना कह रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा कथन। ओके, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्न के हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, तो निर्धारित कदम का क्यों अनुकरण करेंगे, ये भी गलत है आपका। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। यहाँ पे मुक्त उत्तर तो अच्छा है, लेकिन बचना की बात कर दिया कि
मुक्त उत्तर वाले यानी कि जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चा बहुत चिंतन कर सकता है, उससे बचने के लिए कह रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बोला, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात आपका बिल्कुल सही कहा, संकल्पना आप करा रहे हैं तो उसके अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना होगा, ठीक है। ये सबसे बेटर होगा, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वांछनीय बोला क्वेश्चन में, तो आप अगर क्वेश्चन में वांछनीय रह रहा है तो क्या करेंगे, आप ऑप्शन अच्छा खोजेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, और अगर ऑप्शन में रहता है वांछनीय तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है फेंका जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। देखिए गणित की कक्षा में जो है एक अध्यापक है वो कुछ प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से। ये यहाँ पे देखिए कैसा कैसा प्रश्न है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनकी माध्यक 4 है। और ऑप्शन सी है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, ओके। और ऑप्शन डी है आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एक टीचर कर रहे हैं, तो बताइए कि कौन सा क्वेश्चन मुक्त प्रश्न वाले हैं और कौन मुक्त सिरे वाले हैं और कौन से प्रश्न जो है बंद सिरे वाले हैं। यानी कि मुक्त सिरे और बंद सिरे कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चा किस क्वेश्चन में ज़्यादातर सोचेगा और किस क्वेश्चन में जो है सटीक से आंसर दे देगा, जल्दी से आंसर दे देगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हेल्प किया गया है बच्चों को, तो ये जो है कि जल्दी से सॉल्यूशन करके बच्चा बता देगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका बंद सिरा वाला प्रश्न हो गया। और ऑप्शन बी कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक जो है वो 4 है। तो माध्यक 4 वाले बहुत सारे संख्याओं के समुच्चय हो सकते हैं, इसमें बच्चा सोचने पर मजबूर हो सकता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है खूब सोचेगा। तो ये बात आपका क्या है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, ये बात आपका सही जाता है। और ऑप्शन सी कह रहा है 0 से 8 के मध्य यानी कि 0 से 8 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो ये भी आपका बंद सिरा वाला प्रश्न हो गया, इसमें बच्चा जो है जल्दी जल्दी से अभाज्य संख्या को लिख देगा, सूची बना देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बंद सिरा वाला प्रश्न। और ऑप्शन डी कह रहा है आयतों के बारे में आपको जितनी भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो इसमें बच्चा जो है खूब सोचेगा और बताएगा। तो ये जो हो गया डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हो गए। तो ए और सी जो है बंद सिरे वाले प्रश्न है, जबकि बी और डी जो है ये मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन बी ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी क्या है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं मुक्त सिरे और बंद सिरे वाले प्रश्न के बारे में, ठीक है। जिसमें ज़्यादा बच्चा सोच रहा है जिस क्वेश्चन में, वो हो जाएगा मुक्त सिरे वाला, और जिसमें सटीक से आंसर दे रहा है वो हो जाएगा क्या, बंद सिरे वाला। बस इसी को क्लियर करना था। हम लोग 6 फरवरी का जो पेपर था गणित का, पेडागोजी का, वो हो चुका आपका। इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन को करते रहेंगे। आप लोग बने रहे मेरे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।